हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जितने भी आपके सीयूटी पीजी के अंदर क्वेश्चन आए हैं अभी तक, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरह से आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस वीडियो से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यह है सीयूटी पीजी 2022 का। तो देखो, इस क्वेश्चन में देखो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपसे पूछ क्या रहा है कि एक कमर्शियल एफएम रेडियो स्टेशन ऑपरेट कर रहा है 100 मेगाहर्ट्ज पे। तो हम ये चीज जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में लिखते हैं। तो उसने कहा है जी 100 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो हर्ट्ज। और हर्ट्ज को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पर सेकेंड। ठीक है, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड ही होता है। ये तो आप चीज जानते ही होंगे भाई कि हर्ट्ज आपका पर सेकेंड ही होता है, ये इसी की यूनिट है। अब पूछ रहा है लेमडा बता दीजिए रेडियो वेव का क्या होगा। तो हमें एक चीज पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका सी बाय लेमडा होता है। बिल्कुल ठीक बात है, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये बात। अब लेमडा निकालना है। ठीक है, लेमडा निकालना है तो लेमडा क्या होगा भाई, आपका सी बाय फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है भाई, 100 × 10 की पावर 6। इसको मैं 10 की पावर 8 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 10 की पावर 8 लिख सकता हूँ? तो 1 × 10 की पावर 8 ये लिख देते हैं, और साथ में पर सेकेंड, है ना, हर्ट्ज को पर सेकेंड लिख दिया मैंने। तो देखो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया, पर सेकेंड से पर सेकेंड कट गया। आपके पास जो लेमडा बचा वो क्या आया भाई, 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 2 ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखो, ये तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल बेसिक 12वीं क्लास का ही क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। यूनिट भी ऐसी दे दी उसने जो आप इजीली काट सकते हो। चलिए, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका आई आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, यानी आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप यूज करते हो तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि CO2 मॉलिक्यूल ले लिया उसने, है ना, CO2 मॉलिक्यूल ले लिया उसने। अब CO2 मॉलिक्यूल के बारे में बताइए क्या क्या बातें गलत है। वो कह रहा है कि यहाँ पर 4 वाइब्रेशनल मोड्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए, पहली बात तो वाइब्रेशन मोड्स कैसे निकाले जाते हैं। वाइब्रेशन मोड्स कैसे निकाले जाते हैं, ये वाइब्रेशन मोड्स निकाले जाते हैं दो तरीके से। वाइब्रेशन मोड्स कैसे निकाले जाते हैं, दो तरीके से। सबसे पहला, अगर आपको बोला जाए कि लीनियर मॉलिक्यूल है, और दूसरा अगर आपको बोला जाए कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो देखो, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए होता है आपका 3n-6। ठीक है, अगर आपसे वाइब्रेशनल मोड कोई पूछे लीनियर में कितना होगा और नॉन लीनियर में क्या होगा, तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एन का क्या मतलब है, यहाँ पर एन होता है भाई आपके नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको आप यहाँ पर रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो CO2 कैसा होता है भाई, CO2 तो हमें पता है कि एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है ना, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर कितने एटम है, 3 एटम है। तो आप यहाँ पर वाइब्रेशनल मोड्स की बात करें अगर, तो कितने आएंगे, तो हम 3n-5 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n यहाँ पर 3 है, तो 3 × 3 -5 कितना हो गया, 9 - 5, यहाँ पर 4 मोड्स। तो देखो, वो कह रहा है कि 4 मोड्स होंगे, ये बात गलत है या सही, तो ये बात तो सही है। पर वो पूछ रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है कि IR स्पेक्ट्रम में CO2 ओनली 2 एब्सॉर्प्शन बैंड्स को यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, 2 तरह के एब्जॉर्प्शन बैंड्स को एब्जॉर्ब करता है। तो 2 एब्जॉर्प्शन बैंड्स का मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, भाई देखो, जो आपके CO2 होता है ना, यहाँ पर हम बैंड्स की बात क्या करते हैं, बैंड्स मतलब होता है या तो वो स्ट्रेचिंग कर रहा हो, ठीक है, या तो वो स्ट्रेचिंग करता हो या फिर वो बेंडिंग कर रहा हो। ठीक है, इन्हीं को बैंड्स बोलते हैं। तो अगर स्ट्रेचिंग कर रहा होगा तो स्ट्रेचिंग बैंड दिखेगा उसमें, और अगर वो बेंडिंग कर रहा होगा तो बेंडिंग बैंड दिखेगा उसमें। तो जब CO2 की बात करते हो ना, तो यहाँ पर जो ये 4 आया ना आपका, 4 वाइब्रेशनल मोड्स, इसमें से जो 2 होते हैं वो आपके स्ट्रेचिंग बैंड्स होते हैं, और 2 जो होते हैं वो आपके बेंडिंग बैंड्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि ओनली 2 एब्जॉर्प्शन बैंड्स होंगे, तो ये बात तो ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों ही तरह के बैंड्स ले रहा है वो, तो ये दोनों बिल्कुल सही बात कह रहा है। फिर कह रहा है वो यहाँ पर कि IR एक्टिव वाइब्रेशन बैंड्स मस्ट हैव अ चेंज इन डाइपोल मोमेंट। तो ये बात देखो, जब भी आप वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं ना, तो ये तो उसका प्रिंसिपल ही है कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी
या फिर आईआर एक्टिव तभी मॉलिक्यूल होगा जब आपके पास चेंज इन डाइपोल मोमेंट हो। ठीक है, आईआर एक्टिविटी ही तब दिखेगी जब आपका डाइपोल मोमेंट में कुछ चेंज आ रहा हो। ठीक है, डाइपोल मोमेंट में जब चेंज आता हो, ये तो बात बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि प्रिंसिपल की ही बात हो गई, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी, तो ये बात भी खत्म हो गई। ऑप्शन 4 आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखो, अगर आपसे यहाँ पर ये कह देता ना कि ये वाला स्ट्रेचिंग जो होती है ना, स्ट्रेचिंग कितनी तरह की होती है, दो तरह की, एक होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक होती है यहाँ पर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अगर वो ये कह देता कि यहाँ पर ना सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में देखो क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड ओ है ये अपने दोनों ही लंबे हो जाएंगे, यानी ये देखो ये वाला इधर की तरफ मूव करेगा और ये वाला इधर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसे देखो, जैसे आप यहाँ पर थे ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे खींच लिया, ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे खींच गए, तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो इस केस में भी देखो, पहले आप देखो तो इधर भी आपका डाइपोल मोमेंट 0 हो रहा था, और अभी भी अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ सेम स्ट्रेचिंग हुई है, तो अभी भी आपका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 0 ही हो रहा है। देखो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट 0 ही था और यहाँ भी डाइपोल मोमेंट अभी भी 0 ही है, तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं आया। तो अगर कहता वो कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर डाइपोल मोमेंट 0 है, इस वजह से वो आईआर इनएक्टिव होगा, तब ये बात बिल्कुल करेक्ट थी। ठीक है, यहाँ ये आईआर इनएक्टिव होगा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। पर वो कह रहा है कि जो बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग का मतलब समझते हो कि ओ मान लो ऐसे हो जाए, दोनों ओ मान लो ऐसे करके बेंड हो जाए, तो अब बेंड होंगे अगर ये, तो अब डाइपोल मोमेंट अगर चेक करो तो भाई डाइपोल मोमेंट अब चेंज हो गया कि नहीं हो गया, पहले तो 0 था, अब डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसकी कुछ तो वैल्यू होगी ही होगी। तो ये कैसा है, हमेशा आईआर एक्टिव होगा, और वो तो इनएक्टिव बता रहा है, तो यानी ये बात ही बिल्कुल गलत है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया भाई यहाँ पर क्या गलती थी, तो ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है सीयूईटी पीजी 2023 के अंदर। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि बताइए कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो सिर्फ एक पीक दिखाएगा प्रोटॉन एनएमआर में। तो देखो, जब भी आप यहाँ पर पीक्स की बात करो या सिग्नल की बात करो, तो आपको यहाँ पर देखना है कितने यहाँ पर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाइज यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये डायरेक्टली O से कनेक्टेड है, तो ये एक अलग एनवायरनमेंट में है, और ये वाला जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, देखो ये CH3 पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये वाले हाइड्रोजन, ये तो C से कनेक्टेड है ना, तो ये कैसे होंगे, अलग होंगे। तो यहाँ से आपको दो तरह के सिग्नल दिखाई देंगे, तो यहाँ पर तो एक के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ तो दो सिग्नल मिल रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इधर देखो, ये CH3 और ये CH3, अगर आप यहाँ बात करोगे ना, तो यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे जाएंगी, तो आप कहोगे कि देखो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये चारों के चारों जो सिग्नल है वो एक जैसे दिखाई देंगे, तब तक तो ठीक था। लेकिन ये जो OCH3 है ना, ये वाला है OCH3, ये वाले भी तो एक सिग्नल दिखाएंगे, CH3 का जो H है, तो ये दोनों भी एक सिग्नल दिखाएंगे, तो यहां से भी आपको दो सिग्नल तो दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है, यहां से भी दो दिखाई दे रहे हैं और यहां से भी दो दिखाई दे रहे हैं। इधर बात करो तो इधर भी देखो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो NH2 पे जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ये एक सिग्नल दिखा रहे होंगे, ये वाले जो दो हैं ये एक जैसा सिग्नल दिखाएंगे, तो बी बी कर दिया मैंने इसको, और ये वाले जो दो हैं ये दोनों एक सिग्नल दिखाएंगे, तो यहाँ तो आपको देखो तीन तीन सिग्नल दिखाई दे गए। ठीक है, यहाँ तो दो छोड़े तो तीन तीन दिखाई दे रहे हैं, तो आपका 3 ही जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये दोनों एक ही जैसे सिग्नल दिखाएंगे, तो इसीलिए एसीटोन आपका ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक ही पीक दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, यहां पर कह रहा है व्हाट इज द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ एनएमआर सिग्नल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो आप ये जानते हैं जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो पहली बात तो ये एक हाइड्रोजन है, ये एक अलग सिग्नल देगा, और ये जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है ये अलग सिग्नल देंगे। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन आपके अलग सिग्नल देंगे। अब वो कह रहा है कि ऐसी तरह से अरेंज करना है कि हमें जिसकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है पहले उसको, सॉरी जिसकी डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर कम है उसको पहले रखना है, और फिर डेल्टा की वैल्यू बढ़ने वाली उसको आगे रखना है। तो देखो जितने ज्यादा हाइड्रोजन कार्बन जिस कार्बन के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, यानी ये जितना ज्यादा क्या होगा
अपने से H के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, ठीक है, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव कब हो सकता है, जब इस कार्बन के साथ लगे हुए जो ग्रुप हो वो विड्रॉइंग ग्रुप्स हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो, यानी -I। तो अगर -I ग्रुप जहां पे लग जाए, तो जैसे इस कार्बन के साथ देखो तो एक Br ये लगा हुआ है, एक Br ये लगा हुआ है, तो दो दो Br लगे हुए हैं, दो दो -I ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, दो दो -I ग्रुप लगे हुए हैं। और इस वाले कार्बन के साथ देखो तो सिर्फ एक ही Br लगा है, तो एक ही -I ग्रुप लगा हुआ है। तो अब मेरे को खुद ही बताओ कि ये वाले हाइड्रोजन की वैल्यू डेल्टा में बढ़ेगी या ये वाले की, क्योंकि यहाँ ज्यादा -I है तो इस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से खींच लेगा। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होगी तो इंटरफेरेंस कम हो जाएगी। एनएमआर में यही पढ़ते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड में, ये इंटरफेरेंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को हाइड्रोजन तक पहुंचने ही नहीं देता है। और अगर ये पहुंचने नहीं देगा तो वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, इफेक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिक्रीज कर जाती है। बी इफेक्टिव जो होती है हाइड्रोजन के लिए वो यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है ना, बी इफेक्टिव जो आपकी बी आप दे रहे हो वो यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा डिक्रीज होगी, है ना, उतनी ज्यादा डिक्रीज होगी। देखो बी इफेक्टिव कैसे लिखते हैं हम, बी नॉट जो दे रहे हो आप उसमें से बी इलेक्ट्रॉन की माइनस कर लो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को वो डिक्रीज कर देगा इफेक्टिव। अब मैं इलेक्ट्रॉन सारे खींच लूंगा तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो मतलब वो आपसे पहले पूछ रहा है कि इस एच बी के लिए बताओ जिसकी डेल्टा वैल्यू कम है, फिर एच ए के लिए बताओ। तो एच बी के लिए अगर आप देखो तो इन दो हाइड्रोजन के लिए n+1 रूल लगाओगे। n+1 रूल मतलब यहाँ पर एच बी के लिए, दो एच बी के लिए यहाँ पर आपको 1+1 डबलेट दिखाई देगा। 2 मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर डबलेट, तो एच बी के लिए डबलेट दिखाई देगा और एक एच ए के लिए आपको यहाँ पर 3 वैल्यू आ रही है मतलब ट्रिपलेट दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि एच बी की वैल्यू कम है तो पहले वाले के लिए आपको डबलेट दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले के लिए ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है आपका डबलेट, ठीक है, तो मतलब वो क्या कह रहा है ट्रिपलेट फॉलोड बाय डबलेट। इसका मतलब क्या होगा, पहले ये आया होगा उसके बाद ट्रिपलेट, ट्रिपलेट फॉलोड बाय डबलेट मतलब पहले डबलेट आया होगा फिर उसके बाद ट्रिपलेट आया होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये समझ आ गया, पहले आपका डबलेट आया होगा उसके बाद ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट फॉलोड बाय डबलेट इज द करेक्ट आंसर। देखो यार सिंगलेट विंगलेट तो आ ही नहीं रहा ना, ये सिंगलेट विंगलेट तो आ ही नहीं रहा, इन्हें तो उड़ा ही दो, तो ये 1 भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप अगर CSR नेट, IIT गेट या IIT जैम किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल हैं, आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर चाहिए लेक्चर्स बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ, साथ में असाइनमेंट चाहिए, PYQ सारे सॉल्व चाहिए, एक ही जगह पर चाहिए, डाउट सॉल्विंग सेशंस, क्लास नोट, सब चीज आपको अगर एक जगह पर चाहिए और आपको सारी क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन तो कर लेते हो पर सॉल्विंग अप्रोच किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करा जाए, टेस्ट सीरीज वगैरह सब एक साथ अगर आपको चाहिए तो आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस के साथ जा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, या तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल कर लीजिए या फिर विज्ञान विश का ऐप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको कोर्सेज के सेक्शन में डायरेक्टली आपको दिख जाएंगे ये कोर्सेज जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो वो कह रहा है कि CUET PG 2023 में ये पूछा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कह रहा है कि कौन सा कॉमन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एसोसिएट करेगा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो समझना मेरी बात, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की अगर आप बात करते हो ना, ठीक है, यहां पर कोई R ग्रुप लगा हो सकता है, यहां पर R कोई ग्रुप लगा हो सकता है डैश। तो जब भी कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हो तो ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर्स और यहां पर एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो हर ट्रांजिशन के बारे में बता देता हूं बारी में कि क्या क्या होती है। देखो जो आपकी पाई से पाई स्टार की ट्रांजिशन होती है ये कब होती है, जब आपके पास कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो पाई से पाई स्टार की ट्रांजिशन होती है। ये सिग्मा से एन की ट्रांजिशन नहीं होती, इसे हटा दो, ठीक है, सिग्मा से एन की ट्रांजिशन होती ही नहीं है पहली बात। तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की ट्रांजिशन कब होती है, जब आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है, लोन पेयर किसी भी जगह पर अगर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है
तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। ठीक है, वैसे अगर आप यहाँ पर बनाकर देखो, देखो ये होता है आपका कुछ, ये आपका इस तरह से, इस तरह से देखो, नीचे आपका सिग्मा होता है, सबसे ऊपर सिग्मा स्टार होता है, अब बीच में पाई रख लो, यहाँ पाई स्टार, और यहाँ आपका नॉन बॉन्डिंग होता है। तो ट्रांजिशन देखो किस तरह से पॉसिबल होती है। एक ट्रांजिशन होती है आपकी सिग्मा से सिग्मा स्टार, ठीक है, एक होती है आपकी पाई से पाई स्टार, एक होती है आपकी नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और एक होती है आपकी नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। तो देखो सिग्मा से पाई स्टार की भी कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती है। तो आपको ये अगर पता है कि ए और बी ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो ए को तो काट ही दो, पॉसिबल ही नहीं है, ए और बी को तो पहले ही काट दो, आपको दिख जाएगा ऑप्शन 3 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो कार्बोनिल में एक तो लोन पेयर है, तो इसकी वजह से आपको नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पर डबल बॉन्ड भी तो प्रेजेंट है, तो पाई से पाई स्टार की ट्रांजिशन भी पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपका सी और डी ये करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम जो बनाया ना, इसके बेसिस पे एनर्जी का ऑर्डर अगर आपको भी डिफाइन करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे करोगे? इस तरह से बनाओगे ना तो हमेशा याद रहेगा। देखो सिग्मा जो होता है आपका जिराडे होता है, सिग्मा स्टार जो होता है अनजिराडे होता है, ये बात पता ही है हमें। पाई क्या होता है आपका? अनजिराडे होता है, और पाई स्टार जिराडे होता है। ठीक है, तो जब भी ट्रांजिशंस होती हैं उसके लिए आपका डेल्टा एल प्लस माइनस 1 होना चाहिए। डेल्टा एल मतलब या तो जिराडे से अनजिराडे ट्रांजिशन हो, ठीक है, या तो जिराडे से अनजिराडे ट्रांजिशन हो, या अनजिराडे से जिराडे ट्रांजिशन हो। और नॉन बॉन्डिंग की ट्रांजिशन किसी में भी हो सकती है, ठीक है, सिग्मा स्टार पाई स्टार किसी में भी हो सकती है, नीचे वाले में तो नहीं होगी ना ट्रांजिशन। सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग कभी ट्रांजिशन नहीं होगी, ये बात ध्यान रख लेना, कभी भी ध्यान रख लेना, सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग और पाई से नॉन बॉन्डिंग इसकी ट्रांजिशन कभी नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना। ओके, तो अब ऑर्डर देखो, सिग्मा से सिग्मा स्टार का जो एनर्जी सबसे ज्यादा हाई है, अगर एनर्जी ऑर्डर के बेसिस पे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लग रही है आपको? सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करने में, है ना, सबसे हाई एनर्जी इसमें दिख रही होगी आपको, सबसे हाई एनर्जी। उसके बाद देखो ये जो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार है, इसके बीच की एनर्जी दिख रही है थोड़ी सी ज्यादा, तो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार की ट्रांजिशन होगी इसके बाद। फिर पाई से पाई स्टार का दिख रहा है आपको कि इसकी एनर्जी आ रही होगी बीच में, और सबसे लास्ट में आपको दिख रही होगी नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, ठीक है, यानी ये सबसे लास्ट में आती है। तो ये एनर्जी ऑर्डर होता है भाई आपका, कभी आपसे कोई एनर्जी ऑर्डर पूछ ले अगर, तो ये एनर्जी ऑर्डर होता है ट्रांजिशंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फिर से पूछ रहा है कि हाउ मेनी सिग्नल्स आर शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड इन द एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो देखो अगर इस कंपाउंड में देखोगे तो कहीं पर भी कोई प्लेनो सिमेट्री तो आ नहीं रही है, तो एक तो ये OH वाले H की वजह से दिखेगा हमें सिग्नल, एक हाइड्रोजन की वजह से। फिर आपके जो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो कोई प्लेनो सिमेट्री होने ना होने की वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर तीनों अलग अलग सिग्नल दिखाएंगे, यानी टोटल आपको 4 सिग्नल देखने के लिए मिलेंगे। देखो ये H वाला जो ये H है ये ऑर्थो है Cl के, और ये वाला HB जो है ये ऑर्थो है NO2 के, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। और ये HD की अगर आप बात करोगे तो ये तो पैरा ही है इसके, तो ये तो अलग सिग्नल होना ही था, और OH का एक सिग्नल आना ही था, तो यहाँ से आपके 4 सिग्नल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो ये भी NO2 होता ना, मान लो ये भी NO2 होता, तब क्या होता पता है? अगर ये भी NO2 होता तो ये HB और ये भी HB हो जाता, और ये HC, मतलब यहाँ पर फिर आपको 3 ही सिग्नल दिखाई देते, पर यहाँ पर ये अलग ग्रुप है इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए फिर से आपके पास ये क्वेश्चन आ गया एक और, कह रहा है 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। देखो प्रोपेन कैसा होता है? प्रोपेन देखो कुछ ऐसा होता है, 1,2 डाई ब्रोमो मतलब एक 1 पे ब्रोमीन लगा दो और एक 2 पे ब्रोमीन लगा दो, है ना। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये वाले एक हो गए, ये वाले दूसरे तरीके हो गए, और ये तीसरे तरीके के हो गए, तो आपके पास 3 सिग्नल आने चाहिए थे, लेकिन उसने यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिग्नल दिए हैं, तो नो स्प्लिटिंग होगी ऐसा तो नहीं हो सकता, इसे हटा दो।
अब देखो उसने ना यहाँ पर ट्रिपलेट और डबलेट कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है, ट्रिपलेट्स और डबलेट्स इस तरह से ही दिया हुआ है, तो हमें कुछ ऐसा ही देखना पड़ेगा कि कहां पर ट्रिपलेट या डबलेट आ सकती है। क्वार्टेट तो नहीं आएगा, मतलब उसने किसी एक की स्प्लिटिंग को यहाँ पर हटा दिया है, उसने एक की स्प्लिटिंग को माना ही नहीं है। तो देखो डबलेट कहां से आ सकता है, इन दो हाइड्रोजन्स का डबलेट आ सकता है ना, इन दोनों हाइड्रोजन्स का डबलेट आ सकता है, और या फिर इन तीनों हाइड्रोजन्स का डबलेट आ सकता है ना, इसके लिए भी डबलेट आ सकता है या फिर इसके लिए भी डबलेट आ सकता है। और इसके लिए अगर इसके साथ कपलिंग नहीं हो रही होगी, इसके साथ कपलिंग नहीं हो रही होगी, तो इसके लिए यहाँ पर ट्रिपलेट आएगा, है ना, इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपलेट आएगा। अब देखो बात समझना, कौन से, चलिए ग्रीन वाले से देख लेते हैं। अब हमें ट्रिपलेट और डबलेट इसी पे खेलना है ना, इसी पे खेलना है। तो वैल्यू समझना, ये क्या है आपका CH और ये क्या है आपका CH2, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, हमें इस वाले को हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैं मान लो इस वाले को हटा रहा हूं, इसकी मान लो कपलिंग ही नहीं कराई मैंने, एक ट्रिपलेट और एक डबलेट मुझे यहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो दो डबलेट तो दिखने से रहे, देखो तो लॉजिक ही खत्म हो गया, दो डबलेट तो दिखने से गए, दो डबलेट तो वैसे भी नहीं दिखेंगे कहीं, या तो क्वार्टेट दिख रहा था या ट्रिपलेट दिख रहा था या फिर डबलेट दिख रहा है, और दो ट्रिपलेट भी नहीं दिख रहे, तो आंसर तो वैसे ही खत्म हो गया आपका, ट्रिपलेट फॉलोड बाय डबलेट होगा। लेकिन कैसे होगा देख लो, ये कैसा है भाई आपका CH2Br, है ना, CH2Br, और ये कैसा है भाई आपका CHBr, है ना, CHBr। समझना, अगर आप CH2 की बात करोगे तो इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 1.3, और CH के लिए वैल्यू जो होती है वो 1.7 होती है, तो Br का तो दोनों में ही इफेक्ट बराबर पड़ेगा लगभग, Br के लिए तो दोनों का इफेक्ट बराबर होगा, तो ज्यादा वैल्यू किसकी है, इस CHBr की, है ना, ज्यादा वैल्यू किसकी है, इस वाले की, CHBr की ज्यादा वैल्यू है, यानी आपकी ट्रिपलेट की वैल्यू ज्यादा है डेल्टा में, और डबलेट की वैल्यू कम है। तो पहले क्या आया होगा, डबलेट, और फिर क्या आया होगा आपका ट्रिपलेट। तो देखिए पहले क्या आया होगा, डबलेट, फिर फॉलोड बाय ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट जो आया होगा वो फॉलोड बाय डबलेट, मतलब फॉलोड बाय मतलब पहले डबलेट आया होगा उसके बाद ट्रिपलेट आया होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेल्टा वैल्यू से अगर आप बात करने वाले हैं तो, ठीक है, तो लोअर वैल्यू इसकी होगी, हायर वैल्यू इसकी होगी। ऐसे कायदे से अगर आप पूरा देखोगे तो मैंने बताया कायदे से ये चीज गलत है, ठीक है, वैसे अगर प्रॉपर तरीके से आप देखोगे तो वैसे यहाँ CH3 है, फिर यहाँ पर उसने CHBr लगा दिया, और फिर उसने CH2Br लगा दिया, है ना, ये करा है उसने, गिनना तो चाहिए था ना उसको। देखो इसके हिसाब से ट्रिपलेट आएगा, ये तो कंफर्म है, इसके हिसाब से भी, सॉरी इसके हिसाब से डबलेट आएगा, ठीक है, इसके हिसाब से भी डबलेट आएगा, लेकिन अगर इसकी बात करोगे, ठीक है, इसकी बात करोगे तो ये मल्टीप्लेट आना चाहिए था, यानी ये डबलेट की वजह से ट्रिपलेट बनेगा और एक और डबलेट की वजह से ट्रिपलेट बनेगा, यानी ये ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट बनता, या फिर इसको मल्टीप्लेट बोलते हैं आप, ठीक है, इसको या तो आप मल्टीप्लेट बोलते हैं, और बल्कि सॉरी ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट नहीं, क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट बनता, तो ये मल्टीप्लेट बनता, तो हो सकता है इसीलिए उसने यहाँ से कपलिंग गायब कर दी हो डबलेट की, इस वाले की, और सिर्फ इसको इसने ट्रिपलेट बोल दिया, ठीक है, इसके साथ ही कपल कर रहा है बस वो, तो बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना चाहता था वो, शायद इसीलिए उसने इन्हीं दोनों की कपलिंग को कंसिडर किया है। तो आंसर समझ आ गया होगा ना, इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी इससे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन समझ लो कैसा है। देखो ये वही जो अभी मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था, याद आ रहा है, अभी जो ऑर्डर लिखवाया था जस्ट अभी, देखो यहाँ जो ऑर्डर लिखवाया था, देखो ये रहा, यही ऑर्डर उसने पूछ लिया है अगले पेपर में। देखो सबसे आगे किसकी थी, सिग्मा से सिग्मा स्टार की, और सबसे कम किसकी है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की, ठीक है, देख लो सबसे ज्यादा किसकी है, सिग्मा से सिग्मा स्टार की, और सबसे कम किसकी है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की, तो आपका ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर आपका देखो यहाँ से पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, और सबसे ज्यादा सॉरी नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, और सिग्मा से सिग्मा स्टार, यही 4 ट्रांजिशन होती है, और यही चारों ट्रांजिशन के ऑर्डर में दे रखी है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अभी देखो एसीटोन का तो अभी निकाला था, याद आ रहा है, एसीटोन का अगर आप देखोगे तो अभी निकाला था, कैसा होता है एसीटोन, कुछ ऐसा होता है ना, ये हो गया भाई एसीटोन। एसीटोन के लिए अभी बताया था कि देखो यहां से एक प्लेन पास होता है, और इसकी वजह से
एक सिग्नल यहां से आता है और एक सिग्नल यहां से आता है, ठीक है, दोनों तरफ आपको ए और ए सिग्नल दिखाई देता है। तो एक ही सिग्नल बनेगा यहां से, तो ये 2 और 2 वाले ऑप्शन काट दो एसीटोन के लिए। अब मुझे देखना है इथाइल मिथाइल कीटोन के लिए कितने सिग्नल आएंगे। तो इथाइल मिथाइल कीटोन कैसा दिखता है पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो पहले कीटोन बना लो, फिर एक तरफ इथाइल लगा लो और एक तरफ मिथाइल लगा लो, ठीक है, यानी कहना क्या चाह रहा हूं पता है, CH3 CO CH2 CH3, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा आपका इथाइल मिथाइल कीटोन। अब समझ लो यहां पर देखो ये वाला एक अलग, ये वाला एक अलग और ये वाला एक अलग, यानी यहाँ पर आपको 1H NMR में 3 सिग्नल्स दिखाई देंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां से भाई एक सिग्नल आएगा और यहां से आपके 3 सिग्नल आ जाएंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, सिग्नल निकालना तो हम जानते हैं क्योंकि कई बार निकालते हैं बचपन से। देखिए ये अगला क्वेश्चन है CUET PG 2024 का क्वेश्चन। अब देखो इसने कहा है C9H12 है ना, C9H12, पहले देखो सब में कार्बन पूरे हो रहे हैं क्या, तो देखो 6 बेंजीन के कार्बन, 3 ये 9, 3 बेंजीन और 3 9, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसने सब में सेम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो हमें ये देखना है कि 7.1 2.2 1.5 और 0.9 कुछ ऐसी वैल्यूज पर उसने 4 सिग्नल दिए हैं, तो ये कहां पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, देखो जो इसने एक 7.1 का सिग्नल दिया है ना, ये पता कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये पांचों के पांचों हाइड्रोजन्स को एक ही मल्टीप्लेट मानकर सिग्नल दे दे, ठीक है, ये जो ये पांचों हाइड्रोजन है ना, ये इन पांचों हाइड्रोजन्स को मल्टीप्लेट मान के सिग्नल दे दे, क्योंकि आप चाहे तो कहीं से भी निकाल लो ना, तो आप यहां पर बता सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, यहां पर आपको देखो ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, तो ये गलत हो गया है ना, यही गलत हो गया। फिर इसकी बात करोगे तो यहां पर ये 2 हाइड्रोजन एक जैसे दिखेंगे, ये वाले, और ये 2 हाइड्रोजन एक जैसे दिखेंगे, पर दिख तो रहे ना 2 तरह के, तो फिर ये भी कट सकता है, ये भी कट गया, तो मतलब पक्का आंसर आपका 1 और 2 में ही आएगा, क्योंकि इसने एक ही सिग्नल दिया है 7.1 का, ठीक है, 7.1 का, जो कि एरोमेटिक रेंज में आता है। अगर आप एरोमेटिक कार्बन की बात करो तो 6.5 से लेके 8.5 ppm तक की जो वैल्यू होती है, ठीक है, 8.5 तक की जो वैल्यू होती है, यही आपकी होती है किसकी, एरोमेटिक हाइड्रोजन की। देखो ये एरोमेटिक हाइड्रोजन की। अब देखो आपके पास ना सिग्नल आ गया है ये पांचों का, ठीक है, ये सबके पांचों का सिग्नल आ चुका है। अब 3 वैल्यूज दिख रही है आपको, यानी 3 सिग्नल आने चाहिए, है ना, 3 सिग्नल आने चाहिए। अब जरा देखो यहां पर ढंग से, अगर मैं यहां से एक प्लेन पास करूं तो आपको ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये वाले के जो 3 हाइड्रोजन होंगे और ये वाले के लिए जो 3 हाइड्रोजन होंगे, इनका एक ही सिग्नल आना चाहिए, और ये जो बीच में एक हाइड्रोजन दिया है ये वाला, इसका एक अलग सिग्नल आ जाएगा, है ना, इसका एक अलग सिग्नल आ जाएगा ये वाला बी। तो यहां से तो टोटल आपके पास सिर्फ 2 सिग्नल होने चाहिए 7.1 के बाद, पर यहाँ कितने दिए हैं, देखो 3 सिग्नल दिए हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर टोटल ही 3 सिग्नल दिखाई देंगे, ठीक है, यहाँ टोटल ही 3 सिग्नल दिखाई देंगे। और इधर देखो अगर, तो इसकी वजह से अगर मान लो एक सिग्नल आया भी, तो यहां से देखो इस CH2 का अलग होगा, इस CH2 का अलग होगा और इस CH3 का अलग होगा, है ना, A B और C, यानी यहां से टोटल आपको 4 सिग्नल देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हमें वैल्यूज को कंपेयर नहीं करना, सिर्फ सिग्नल्स को देखना था। तो ऑप्शन 2 ही इकलौता है ऐसा जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 4 सिग्नल आ रहे हैं और रेंज में भी आ रहे हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको, क्या करना था समझ में आ गया। अब बाकी किसी को अगर लग रहा है कि सर देखो यहाँ पे भी कुछ हो सकता था क्या, देखो एक सिग्नल इसका आता है, एक सिग्नल इसका आता है, एक सिग्नल इसका आता है, ठीक है, पर फिर इन तीनों के भी तो अलग सिग्नल आते हैं, तो यहाँ तो टोटल 6 सिग्नल आ रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ टोटल 6 सिग्नल आ रहे हैं। और यहाँ देखोगे तो यहाँ एक सिग्नल, ये दूसरा और ये तीसरा, फिर उसके बाद इन दोनों का भले ही एक मान लो, चौथा हो गया, फिर इन दोनों का भी तो एक मानोगे, तो ये 5 सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पर, तो 4 नहीं, ठीक है, तो 4 की जगह 5 सिग्नल दिख रहे हैं, इसलिए भी ये गलत है। यहाँ टोटल सिर्फ 3 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, इन पांचों का एक और यहाँ से 2, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां से मैच हो रहा है ये,
ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ये मैच हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, अभी शायद मैंने इसको एक्सप्लेन किया था आपको शुरू में ही जब मैं आपको बता रहा था CO2 के बारे में। देखो यहाँ पर तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो CO2 का सिमेट्रिक स्ट्रेच होता है, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख भी लो, CO2 का सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये आपकी IR इनएक्टिव होती है। ठीक है, ये आपकी IR इनएक्टिव होती है। और देखो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो कह रहा है कि कौन सी वाइब्रेशनल मोड यहाँ पर नो IR एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाएगी, मतलब कोई यहाँ पर एक्टिविटी नहीं दिखाएगी IR में, यानी सीधा सीधा पता क्या चाह रहा है, IR इनएक्टिव कौन सी होगी, ये पूछ रहा है वो आपसे। और अभी बताया था कि सिमेट्रिक CO2 की स्ट्रेचिंग IR इनएक्टिव ही होती है। एंटी सिमेट्रिक तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर ही देगी। एंटी सिमेट्रिक का मतलब समझते हो, एक डबल बॉन्ड बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, तो सीधी बात है ना। देखो इनके बीच का डाइपोल मोमेंट छोटा है, इनके बीच का डाइपोल मोमेंट बड़ा है, तो इन दोनों के बीच का चेंज अगर आप देखोगे तो जीरो के बराबर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट दिखाएगा ही दिखाएगा। और यहां अगर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करोगे, सी और ओ के बीच में मान लो डबल बॉन्ड बड़ा कर दिया और सी और एस के बीच में, तो भाई अभी भी क्या फर्क पड़ जाएगा, इनके बीच में अभी भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट अलग अलग था। भाई ये ओ है ना, इसका डाइपोल मोमेंट अलग होगा और इस सल्फर का डाइपोल मोमेंट अलग होगा, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में है पर जीरो नहीं होगा क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है ये दोनों। ठीक है, यहाँ पर तो सेम एलिमेंट भी है इसलिए इक्वल ही डाइपोल मोमेंट लगा रहे होंगे। तो यहाँ चाहे आप लंबे कर दो चाहे छोटे कर दो, डाइपोल मोमेंट में कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा ये। और इधर भी देख लो स्ट्रेचिंग करके, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, यहाँ पर सिर्फ ए ऑप्शन ही करेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर 2 1H NMR सिग्नल और 3 13C NMR सिग्नल दिखाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम कंपाउंड बना लेते हैं। पहला कंपाउंड कह रहा है कि 1 2 3 5, ठीक है, पहले बेंजीन बना लेते हैं, ये आपकी बेंजीन आ गई, उस पे 1 2 3 और 5 पोजीशन पे मिथाइल लगा दो। ठीक है, ये जी 1 2 3 और ये 5, ये आया आपका ऑप्शन ए वाला कंपाउंड। सबसे पहले इसमें 1H NMR के सिग्नल निकाल के देखते हैं। देखो कोई प्लेन पास हो रहा है क्या, देखो मुझे दिख रहा है ये रहा, देखो यहां से ऐसे करके एक प्लेन पास हो रहा है, दिख रहा है, ये CH3 को प्लेन काटता हुआ जाएगा और ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो देखो एक सिग्नल तो इन दोनों का आएगा हाइड्रोजन में, एक सिग्नल इसका आएगा, एक सिग्नल इसका आएगा, तो मुझे 3 सिग्नल तो यहीं दिख गए। ठीक है, मुझे 1H NMR के अंदर 3 सिग्नल तो यहीं दिख गए। अब चाहो तो यहां देख लो, ये वाला सिग्नल एक जैसे होंगे दोनों, ठीक है, ये दोनों सिग्नल भले ही एक जैसे होंगे पर टोटल सिग्नल कितने आ रहे हैं 1H NMR में, 4 आ रहे हैं। तो भाई ये स्टेटमेंट ही, ये ऑप्शन ही गलत हो गया है ना, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। अब बात कर रहा है 1,4 डाइथाइल बेंजाइन, बेंजीन सॉरी, तो आओ 1,4 डाइथाइल बेंजीन भी देख लेते हैं। तो ये आपकी भाई बेंजीन आ गई, 1,4 डाइथाइल मतलब 1 पे इथाइल और एक 4 पे इथाइल, कुछ इस तरीके से। अब देखो इधर भी क्या है, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, यहां से सीधा प्लेन पास हो रहा है। तो देखो ये वाले और एक प्लेन यहां से पास हो रहा है, तो 2 प्लेन पास हो रहे हैं यहां से। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, ये चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहां पर ये जो CH2 और CH3 है, ये दोनों तो अलग सिग्नल दिखाएंगे ना, इन दोनों के बीच के सिग्नल थोड़ी ना सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको यहां से भी 1H NMR में 3 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी खत्म हो गया। बिल्कुल भाई, चलिए और देख लेते हैं, और कहीं और देख लेते हैं। चलिए थर्ड वाला बनाकर देखते हैं। थर्ड वाले में देखो, ये भाई बेंजीन आ गई आपकी, कह रहा है कि 1 पे 2 पे 4 पे और 5 पे, अब इस पे CH3 लगा दो। तो देखो यहां से प्लेन कैसे पास हो सकते हैं, देखो एक प्लेन तो ऐसे पास हो जाएगा है ना, फिर
फिर आपका एक प्लेन ऐसे पास हो रहा है ना, एक प्लेन ऐसे पास हो रहा है, मतलब यहाँ से आपके तीन तीन प्लेन पास हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सारे प्लेन तीन तीन प्लेन पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से आपके सारे CH3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लेन जब आप पास करोगे, ठीक है, पहली बात तो ये एक प्लेन पास हो रहा है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ठीक है, और फिर आप ये वाला प्लेन भी पास कर रहे हो, तो इसीलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे इसके साथ, तो ये चारों मिथाइल एक जैसा सिग्नल देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर आप कहीं से भी कुछ भी कर लो, ठीक है, तो आपके पास ये दोनों हाइड्रोजन होंगे, ये एक जैसे सिग्नल देंगे। तो यहां से 1H NMR की कंडीशन पूरी हो रही है कि 1H NMR में यहां पर दो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, चलिए बहुत बढ़िया, 1H NMR में दो सिग्नल दिख रहे हैं। अब 13C के अंदर देखते हैं भाई, 13C के अंदर देखना जानते हैं? 13C के अंदर देखो कैसे देखते हैं, कार्बन का एनवायरनमेंट देखना है यहाँ पर। अभी तक हाइड्रोजन का देख रहे थे, अब हम कार्बन का देखने वाले हैं। देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये चारों के चारों कार्बन यहाँ पर सेम होंगे। ठीक है, चारों कार्बन कैसे हैं यहाँ पर सेम होंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक CH3 बैठा हुआ है। ठीक है, तो किसी 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 तरह से लिखूं मैं यहाँ पर, लाइट ब्लू कलर से लिख देता हूं मैं कि ये वाला डॉट, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, ये 13C में चारों सेम सिग्नल दिखा रहे होंगे। ठीक है, और कौन सा कलर, देखो ये, देखो ये वाला CH3, ठीक है, 1 1 1 और ये 1, या फिर 2 2 लिख देता हूं मैं। देखो ये दूसरा सिग्नल ये दिखाएंगे, ये सारे CH3 एक जैसे, जब 1H NMR में सब सेम है तो कार्बन में भी सेम ही होंगे, तो ये दूसरा दिखा रहे हैं। और तीसरे तरीका का देखो ये दिखाएगा, ये वाले, ये तो दो कार्बन है, मतलब यही वाला होगा कंपाउंड जो आपको हर जगह पर कार्बन में 3 सिग्नल दिखाएगा और हाइड्रोजन में 2 सिग्नल दिखाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में तो आया होगा कि कैसे हमने इसको निकाला है। चाहो तो डी वाला एक बार चेक करके देख लो, ठीक है, चाहो तो देखो डी वाला भी चेक करके देख लो। जब आप 1,2 डाइथाइल बेंजीन बनाओगे ना, चाहे आपको कुछ नहीं पता हो, मान लो 13C के बारे में नहीं पता, तो आप ये चौथा ऑप्शन बना के देख लेना। ठीक है, अगर मान लो मैं बता रहा हूँ नहीं पता है 13C कैसे निकालते हैं, तो चौथा ऑप्शन बना के देख लो। आपको ये दिख रहा है कि यहां से एक प्लेन पास होगा, तो 1 और 2, ठीक है, सेम यहाँ पर 1 और 2, लेकिन ये वाले जो दो होंगे ये तो अलग होंगे, ये तीसरा सिग्नल दिखा देंगे और ये वाले चौथा सिग्नल दिखा देंगे। ठीक है, तो यहां से भी आपके 1H NMR में 4 सिग्नल आ रहे थे, तो इसीलिए भी ये ऑप्शन खत्म हो गया है। ठीक है भाई, डी वाला भी इसलिए खत्म हो गया है। समझ आ गया भाई कैसे करना था? फर्स्ट वाले में देखो सारे प्लेन पे प्लेन निकल रहे हैं, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना ये, इसमें बहुत सारे प्लेन पास हो रहे हैं, ये वाला ऐसे भी प्लेन पास हो रहा है, देखो इस तरह से। ठीक है, ऐसे भी प्लेन पास हो रहा है, इसमें बहुत सारे प्लेन्स निकल सकते हैं। अगर आपने ग्रुप, मतलब तो ग्रुप थ्योरी छोड़ो, यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे प्लेन्स पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है भाई, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर सी ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, ये है आपका अगेन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ही बेस पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कौन सा कंपाउंड यहां पर आपको शार्प बेंड देगा 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पे और 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। देखो अगर आप 2150, ठीक है, 2150 की बात करोगे ना, ये वाली वैल्यू की, तो ये देता है जनरली आपका C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी आती है लगभग 2150 के आसपास। ठीक है, ये इसकी आती है। और अगर आप C ट्रिपल बॉन्ड N की बात करते हो तो ये आती है आपकी 2250 के आसपास। ठीक है, ये आती है 2250 सेंटीमीटर के आसपास इनवर्स। तो यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि ट्रिपल बॉन्ड N तो नहीं है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है, ये भी खत्म हो गया। 2150 के बेसिस पे आपने बोला कि भाई A और B में ही होगा। अब जो आपने ये 3300 सेंटीमीटर इनवर्स की वैल्यू देखी, ये वाली, अब ये किसकी बीच में आ रही होगी? ये आती है जब आपका C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होता है, ये आती है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो C और H के बीच की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, ये है आपकी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। ठीक है, ये इसके लिए आती है।
और ये होती है टर्मिनल एल्काइन के लिए, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन के लिए। मतलब ये जो हाइड्रोजन उसने देखो अलग से मेंशन करा है ना, देखो यहाँ पर ये अलग से दिखा के, यही आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ तो देखो मिथाइल हो गया है ना, यहाँ तो मिथाइल हो गया। अगर आप नॉर्मल CH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते भी हो तो वो आपकी कितनी होती है, वो आती है आपकी 3000 के आसपास। अगर आप कार्बन sp3 कार्बन की बात करो हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी आती है आपकी 3000 के आसपास। ओके, इसकी आती है भाई आपकी 3000 के आसपास। और कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात करोगे तो ये आती है भाई आपकी 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। तो यही आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई, ऑप्शन 1। चलिए पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद आपको मैं एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। देखो ये क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि स्पेक्ट्रल रेंज बताइए ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर बताइए इंक्रीजिंग वेवलेंथ का। तो अगर वेवलेंथ आपको पता नहीं है पर आपको एनर्जी ऑर्डर तो पता होगा, भाई आपको एनर्जी ऑर्डर तो मालूम होता है, आप ये तो पढ़ के आते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो 12वीं क्लास से। क्या होता है जी, सबसे पहले आपकी ना रेडियो वेव्स आती हैं आगे, है ना, यहाँ पर आपकी क्या होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं सबसे कम एनर्जी की। फिर उसके बाद आपकी वेवलेंथ कम होती चली जाती हैं, यहाँ पर आता है फिर आपका माइक्रोवेव का रीजन, फिर और कम होती चली जाती है, ये होता है आपका IR का रीजन। फिर थोड़ी और कम होती है, ये होती है आपकी विजिबल यूवी का रीजन। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी और कम होती है ना, इसकी स्ट्रेचिंग, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये, इसकी एनर्जी जो होती है और बढ़ जाती है, तो ये आता है आपका एक्सरे का रीजन। फिर आता है आपका गामा रेस का रीजन। बिल्कुल सही बात है, यही होता है ऐसे करते हुए। थोड़ा आइडिया तो इतना तो आप जानते ही हो ना कि सबसे पहले आपकी रेडियो वेव्स होती हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल जो सबसे कम एनर्जी की होती है ना। एनर्जी का ऑर्डर सबको जनरली पता होता है कि रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है और गामा रेस तक जाते जाते आपकी एनर्जीज बढ़ती है। और अगर आप विजिबल यूवी की बात करोगे, हाँ तो विजिबल यूवी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर यूवी की एनर्जी ज्यादा होती है विजिबल से, ठीक है, इसलिए पहले विजिबल का स्पेक्ट्रा दिखता है फिर यूवी का रीजन आता है आपका, ठीक है। देखो फिलहाल हमें सिर्फ इन 4-5 में कंपेयर करने के लिए बोला है, तो हमें माइक्रोवेव को भी रखो मत, ठीक है, हम सिर्फ रेडियो वेव्स, फिर IR वेव्स, फिर विजिबल और फिर यूवी, ये है आपका एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। एनर्जी इधर की तरफ जाते हुए बढ़ रही है, सही बात है। और हम एक चीज जानते हैं कि E इज इक्वल टू HC बाय लेमडा होता है ना, यानी E आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा के। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही है मतलब वहां पर आपका लेमडा डिक्रीज हो रहा है, लेमडा डिक्रीज हो रहा है मतलब आपकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी सबसे लो वेवलेंथ आपकी यूवी की होने वाली है। बिल्कुल ठीक बात है। तो डी देख लो सबसे कम कहां पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है मतलब सबसे लोअर वेवलेंथ को आपसे सबसे आगे रखनी पड़ेगी, यानी डी सबसे पहले आएगा, ये ध्यान रखना। तो बाकी सब काट दो, डी सबसे पहले आएगा, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो पहले आपका अल्ट्रावायलेट होगा, फिर देखो विजिबल आ गया, फिर IR आ गया, फिर सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होंगी वो रेडियो वेव्स की होंगी। सेम क्वेश्चन को अगर आपसे एनर्जी के ऑर्डर में पूछ लिया जाए कभी, तो उसको भी आप यहां पर कर सकते हो। एनर्जी के ऑर्डर में अगर होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तब यूवी की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर विजिबल, फिर IR और फिर रेडियो वेव्स की। चलिए, तो ये तो हो गई यहां तक की बात। अब चलिए हम यहां पर करते हैं मास स्पेक्ट्रो का क्वेश्चन, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर कह रहा है कि 2 पेंटेनॉन, ठीक है, पेंटेनॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया भाई आपका पेंटेन, ठीक है, ये आ गया भाई आपका पेंटेन, और ये हो गया आपका 2 पेंटेनॉन, ठीक है, इसी को आप कहोगे 2 पेंटेनॉन। सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर ढंग से पता होना चाहिए, वरना मॉलिक्यूल में गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अब देखो जब आप यहां पर रिएक्शन कराते हो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, 70, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है,
अब वैल्यूज वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, वैसे 70 का यूज होती है यहाँ पर, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूज होती है, आई थिंक 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूज होती है। तो इसके ऊपर जब बम्बार्डमेंट की जाती है तो होता क्या है, आपका जो ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है कई बार, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर ना दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, या तो लोन पेयर से एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा दे, है ना, या तो वो लोन पेयर का जो ये एटम है ना, जैसे ये लोन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करके ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले आए, ठीक है, रेडिकल पॉजिटिव कहते हैं इसे हम। एक चांस तो ये होता है, एक होता है कि वो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसको नॉकआउट करके इस डबल बॉन्ड को पॉजिटिव रेडिकल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो जिस हिसाब से इसने आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो देखो जिसके हिसाब से इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, देखो अगर आप यहाँ पर पूरा मास कैलकुलेट करोगे इसका, ठीक है, पहले तो इसका मास कैलकुलेट करो, तो देखो ये होता है भाई आपका CH3, ये भी CH3, ये CH2, ये CH2। तो CH3 के लिए बेसिक बेसिक याद रख लो, CH3 के लिए जो मास होता है वो 15 होता है, CH2 के लिए 14 होता है, CO के लिए 28 होता है, ठीक है। बेंजीन वगैरह के लिए याद रख लो, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 78 होता है, और अगर आपको ये फिनाइल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, मान लो कुछ इस तरह से, तो ये 77 होता है। कुछ बेसिक बेसिक जो होते हैं उन्हें एटलीस्ट याद रख लो। तो अगर आप इसका टोटल मास निकालो तो देखो 15 + 15 30 हो गया, 30 प्लस 14 14 28, और साथ में एक और 28, तो ये हो गया आपका 86, ठीक है, ये हो गया भाई आपका 86, ये हो गया आपका मास इस पूरे मॉलिक्यूल का। सबसे पहले देखो उसने इलेक्ट्रॉन जब बम्बार्डमेंट हुई होगी उसके बाद क्या बना होगा, देखो ये डबल बॉन्ड, या तो ये डबल बॉन्ड ऐसे बना होगा, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव रेडिकल बनाओ। तो इस पॉजिटिव रेडिकल को ना हम ऐसे ना दिखाकर कई बार ना ऐसे दिखा देते हैं, कई बार ना ऐसे दिखा दिया जाता है ताकि बार बार इस तरह से ना लिखा जाए। तो पॉजिटिव रेडिकल बना होगा, और ये पॉजिटिव रेडिकल जो बना है इस पे देखो एक चार्ज आ गया, तो हम यहाँ पर इसका मास बाय चार्ज रेशियो निकाल सकते हैं। और अभी देखो इसका मास कितना था 86, और चार्ज कितना है +1, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 86 ही बनेगा। तो इसलिए बस हमारा यहाँ पर पहली पीक जो आएगी वो मॉलिक्यूलर पीक दिखेगी आपको, जो यहाँ से पहली पीक आई होगी ये मॉलिक्यूलर पीक ही होगी, और सबसे ज्यादा मास की होगी ये 86 मास की। और देखो उसने सबसे पहली वैल्यू जो दी है ना 86 की, वो इसीलिए इसकी दी है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद समझना, अब यहाँ पर ना दो तरह के ऑप्शंस हैं, दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब भी आपके पास डबल बॉन्ड या लोन पेयर होता है ना, तो वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि अल्फा क्लीवेज हो, ठीक है, अल्फा क्लीवेज हो। अल्फा क्लीवेज का मतलब क्या होता है, या तो ये वाला कार्बन अल्फा ले लो, ठीक है, इस वाले C के लिए ये वाला कार्बन अल्फा है। अगर मैं देखो इस वाले से, अगर मैंने यहां से देखो समझना, अगर आपने देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस कार्बन पे जब आपने इस डबल बॉन्ड को ऐसे पॉजिटिव और रेडिकल में कन्वर्ट करा, तो इस पॉजिटिव के साथ जो कार्बन है उसके साथ जितने भी कार्बन लगे होंगे वो क्या होंगे, अल्फा और अल्फा, है ना, यही होगा ना, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो मतलब क्लीवेज कैसे हो सकती है, या तो अल्फा क्लीवेज होने के चांसेस देखो यहां से हो जाए या फिर यहां से हो जाए, तो दो तरीके से ऑप्शन है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको मैं अल्फा 1 लिख देता हूँ, इसे अल्फा 2 लिख देता हूँ, तो दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर अल्फा 1 क्लीवेज से जाऊं और यहाँ पर अगर अल्फा 2 क्लीवेज से जाऊं, देखो अगर मैं अल्फा 1 क्लीवेज कर दूं, ठीक है, मतलब यहां से क्लीवेज हो गई, तो यहां से क्लीवेज होने के बाद देखो ये जो बना है ना आपका CH3 CH2 CH2, ये रेडिकल, ये यहाँ से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, इसका कोई काम नहीं होगा, ये यहाँ से आगे जाके स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये जो यहां से निकलेगा ना, यहाँ से, ये यहाँ से बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से मान लो मैंने निकाल दिया, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, आपके पास एक तो बनेगा ये रेडिकल, साथ में आपके पास बनेगा C रेडिकल, ठीक है, ये सॉरी C, C डबल बॉन्ड O रेडिकल, और यहाँ से CH3, ठीक है, एक ये बनेगा। और यहाँ पर आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज तो साथ में चल ही रहा है, तो ये एक तरह से यहाँ से ये पॉजिटिव रेडिकल रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये पॉजिटिव यहाँ पर डिटेक्ट होता है फिर आपका, ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ पर डिटेक्ट बनता है, ठीक है, ये रेडिकल रेडिकल यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ से ये आपको ट्रिपल बॉन्ड टाइप दिखता है एक, कुछ इस तरह का।
तो ये मॉलिक्यूल ना कुछ ऐसा दिखने लगता है फिर, ऐसे करके, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। और अब मुझे दिख रहा है ये चार्ज रेशो है, चार्ज है यहाँ पर कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है, ये चार्ज है ना कंपाउंड। तो अगर मैं इसका m/z रेशो निकालूं, देखो ये तो आगे जाके ना एक और रेडिकल लेके यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है और आपके पास ये फाइनल कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है। ये इसमें कोई चार्ज नहीं आता, और इसमें कोई चार्ज नहीं आता तो ये डिटेक्टेबल होगा भी नहीं, तो इसे डिटेक्टेबल तो है नहीं, वैसे भी इसको हटाओ, हमें इससे मतलब है। तो इसका देखो 15 मास है और इसका कितना हो गया 28, 15 और 28 कितना हो गया 43, तो m/z इसका आ गया 43। तो देखो 43 क्या मुझे कहीं पर दिख रहा है, क्या मुझे 43 कहीं पर दिख रहा है? तो देखो 43 देखो, एक तो यहाँ दिख रहा है मुझे और एक यहाँ दिख रहा है मुझे, तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो बेमतलब के हो गए, ये कोई लॉजिकल कोई ऑप्शन नहीं है, ये 43 आया है यहाँ पर। और जो आपको ये 15 दिख रहा है ना, ये 15, ये पता कैसे आया होगा? इसके बाद जो आपकी क्लीवेज हुई होगी वो ये CH3 की हुई होगी, तो यही चीज बन गई होगी आपकी आगे जाके CO की फॉर्म में, आगे ऐसे निकल गई होगी गैस, और साथ में आपको दिख रहा होगा एक CH3 पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है, ऐसे करके। इसका जो चार्ज रेशो आया ये आया 15, ठीक है, ये जो 15 आया ना वो इस वजह से आया। तो ये 15 तो लास्ट में देखो 3 जगहों पर दिख रहा है, तो फोर्थ आपने इस बेसिस पर उड़ा दिया कि 43 तो आएगा ही आएगा। एक 86 आ गया और एक 43 आ गया। अब देखो मुझे ना 71 भी दिख रहा है कि आएगा, बताऊं कैसे आएगा 71? देखो अगर आप अल्फा 2 क्लीवेज की तरफ जाओ, अल्फा 2 क्लीवेज करो, अल्फा 2 क्लीवेज मतलब क्या हो गया, आपने यहां से क्लीवेज करी तो आपके पास क्या बचा CO, देखो कंपाउंड देखना 1 2 3 4, ये कार्बन पे आपका CO है ना, कुछ ऐसा। अब चाहो तो इसका m/z निकाल लो, इसका चाहे तो m/z निकाल लो। देखो 15 15 और आपका 28 28 28 कितना हो गया 56 56 और 15, 56 और 15 ये आता है आपका 71, ठीक है, ये m/z यहां से ही आया होगा आपका 71, देख रहे हो, ये अल्फा 2 क्लीवेज की वजह से आया, 71 आ गया। तो देखो ये इसीलिए आपको दोनों जगह पर 71 दिखाई दे रहे हैं। अब ऑप्शन ये है कि 71 वाले में क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि 71 होने के बाद ये यहां से क्लीव ना हुआ हो और CO गैस नहीं रिलीज हुई होगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ होगा? तो मुझे दिख रहा है कि 71 और 43 के बीच में एक वैल्यू आनी और चाहिए थी जो कि यहां दी गई है, लेकिन यहां नहीं दी, तो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन पहले हमें चेक करना चाहिए क्या ये मास मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले देख लो कि मास मैच कर रहा है कि नहीं। पता लगा मास ही मैच ना कर रहा हो तब कैसे पीक दिखाएगा, तो मास मैच करना जरूरी है। देखो अगर 71 में से, ठीक है, 71 में से मैं यहां से ये देखो CO को बाहर निकाल रहा हूं, है ना, CO यहां से बाहर निकल गया, तो आपके पास क्या दिखेगा ये कंपाउंड, और यहां से CO बाहर निकल जाएगी बाहर, छोड़ दो इसे। 71 में से 28 बाहर निकल गया, है ना, 71 में से 28 बाहर निकल गया, तो आपके पास कितना आना चाहिए, समझ सोचो जरा। ये आपका 71 मास था, तो 71 मास में से 28 अगर बाहर निकल गया तो कितना बचा, माइनस कर लो अगर, तो ये हो गया आपका 60 51 43 हो गया। तो यहां से आपका जो m/z आना चाहिए था वो 43 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो वैल्यू आ रही है 43, ठीक है, देखो वैल्यू आ रही है 43, ओके ओके ओके, तो 43 ही मैच कर रहा है, ओके, वैल्यू 43 ही आ गई, वाह बहुत बढ़िया। तो देखो यहां से भी 43 आ रहा है और यहां से भी 43 आ गया, तो मतलब 58 कोई वैल्यू ही नहीं है, ओके, इसका मास मैच ही नहीं कर रहा है इसलिए, तो यहाँ पर आपका 1 ऑप्शन करेक्ट होगा इसलिए। देखो वैसे लॉजिकली अगर आप बात करते, ये मान लो ये तो कॉन्सिडेंटली 43 इसके साथ मैच कर गया, इसका भी 43 था, यहाँ पर जो m/z है ये CH3CO का, और इसका भी मैच कर गया। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये 43 नहीं होता, मान लो एक कार्बन और लगा होता साथ में, तो आपकी एक वैल्यू आनी चाहिए थी ना 71 और इस 43 के बीच में। अब भाई हमने तो 43 उसके अकॉर्डिंग निकाला था, अब ये भी 43 आ गया, वो एक अलग बात है, पर हमेशा ध्यान रखना अगर ऐसे आ रहा है तो 71 के साथ साथ फिर एक बीच में वैल्यू पक्का आती ही आती है यहाँ पर, ठीक है, आती ही आती।
तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये 58 कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा यहाँ पर, यहाँ कोई भी 58 की वैल्यू आ ही नहीं रही, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और ना ही 57 की कोई वैल्यू आ रही है। चलिए, तो ऑप्शन 1 इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अप्रोच करना था। अलग अलग क्लीवेज कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग क्लीवेज कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपके आंसर आ जाएंगे। तो हमें दिख रही है चारों वैल्यू जो है ये यहाँ पर वो आ गई है यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ। तो अगर आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यहाँ पर उन्हें भी बताइए भाई कंटेंट किस तरह का यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।